नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। देश में डिजिटल लेन देन और मोबाइल बैंकिंग के साथ साथ सुविधा बढ़ी है, पर उसी रफ्तार से बढ़ी है धोखाधड़ी। पिछले कुछ वर्षों में हमने नकली वेबसाइट, फिशिंग ईमेल और नकली ऐप्स देखे, मगर नया और सबसे सरल सा तरकीब वह है जिसमें अपराधी सीधे आपका हाथ पकड़कर कह देते हैं, ओटीपी भेज दीजिए। कॉल सुनने में भरोसेमंद लगता है, आवाज़ पेशेवर और दलील दमदार रहती है, और इंसान की सहज मदद करने की प्रवृत्ति इस जाल में उसे खींच लाती है। हम आज उसी नई लहर की गहराई में जाकर बताएंगे कि यह फ्रॉड कैसे काम करता है, किस प्रकार लोग इस जाल में फंसते हैं, अब तक इसके प्रत्यक्ष और गुमनाम असर क्या रहे हैं, पीड़ितों की कहानी कैसी दिखती है, पुलिस और बैंक सिस्टम कैसे काम करते हैं, व्यवहारिक उपाय जो अभी न सिर्फ आपको बचा सकता है बल्कि समाज की व्यापक सुरक्षा में योगदान भी दे सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड है क्या और इसे बनाया क्यों गया। ओटीपी मूलतः एक सुरक्षा परत है, वह छोटा सा कोड जो बैंक, यूपीआई या भुगतान ऐप किसी लेन देन की सत्यापन के लिए भेजता है। इसका मकसद है कि केवल वही व्यक्ति लेन देन कर सके जिसके पास फ़ोन या उसके रजिस्टर्ड अकाउंट का एक्सेस है। समस्या तब पैदा होती है जब वही सुरक्षा कड़ी हथियार बनकर आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। ठग अब उस तंत्र का उल्टा सिरा इस्तेमाल करते हैं। वो कॉल करते हैं, खुद को बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर प्रतिनिधि, डिलीवरी सर्विस या किसी सरकारी दफ्तर का कर्मचारी बताकर आपसे कोड मांग लेते हैं। कुछ मामलों में वे कहते हैं कि वे आपको रिफंड देने जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि आपके खाते में संदिग्ध गतिविधि हुई है और सत्यापन आवश्यक है, या कहते हैं कि अगर आप कोड नहीं देंगे तो खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा। इन बातों का असर जनरल लोगों पर तत्काल होता है, और आजकल खासकर बुजुर्गों और कम पढ़े लिखे लोगों पर जो आधिकारिक सुनकर डर जाते हैं या लालच में आ जाते हैं। एक बार कोड मिल गया तो अपराधी उसे किसी अन्य डिवाइस पर डालकर आपके बैंकिंग सेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, नए पिन या यूपीआई पड़ताल कर लेते हैं और पहचान की चोरी करके आगे की कई घपले की पूरी किस्तें तैयार कर देते हैं। कुछ मामलों में उन्होंने 2-3 मिनट के अंदर लाखों रुपए तक ट्रांसफ़र कर लिए हैं। पीड़ित को जब खबर होती है तब तक ट्रैक करना, फ्रीज कराना और पैसे को रिकवर कराना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह फ्रॉड केवल तकनीकी कौशल से नहीं बल्कि मानवीय कमजोरियों से काम करता है। अपराधी सामाजिक इंजीनियरिंग में माहिर हैं। वे आपकी भावनाओं, डर और लालच का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बैंक से कॉल सुनकर सुरक्षा की चिंता करते हैं तो वे कहते हैं, हम खाते को सुरक्षित कर रहे हैं, बस ओटीपी दे दीजिए। अगर आपने किसी ई कॉमर्स ऑर्डर का इंतजार किया हुआ है तो वे कहते हैं, आपके ऑर्डर के लिए वेरिफिकेशन चाहिए। अगर आप बुजुर्ग तीव्र भावनात्मक दबाव में आते हैं तो वे आपके भरोसे का दुरुपयोग कर लेते हैं। दूसरी ओर तकनीक की कुछ ऐसी बेजान सी विशेषताएं भी हैं जो अपराधियों की मदद करती हैं। कॉल स्पूफिंग, जिससे कॉलर आईडी वैध दिखे, वर्चुअल नंबर और सस्ते वीआईपी सिग्नल्स जो असली नंबर का आभास कराते हैं, और साजिश के लिए उपलब्ध डेटा, किसी लीक हुए डेटाबेस से फ़ोन नंबर, ईमेल और नाम मिलना। इन सब का संयोजन अपराधियों को तेज, कुशल और अनायास प्रभावी बना देता है। अब आते हैं इसके असर पर। आर्थिक नुकसान पहला और तात्कालिक असर है। छोटे व्यापारी मात्र कुछ हजार के छोटे छोटे ऐप ट्रांजैक्शन से लेकर मध्यम व्यक्ति लाखों का शिकार बन जाते हैं। अनेक परिवारों के पास जमा पूंजी इन्हीं बचत खातों में रहती है। एक स्मार्टफोन कॉल ने उनके जीवन भर की मेहनत उड़ाकर रख दी। आर्थिक असर के साथ मानसिक और सामाजिक असर भी जुड़ा है। शर्म और दोषबोध, परिवार के बीच कलह और कई बार आत्मविश्वास की भारी हानि होती है। पीड़ित अक्सर खुद को बेवकूफ़ समझते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी करते हैं, जिससे जांच और रिकवरी दोनों कठिन हो जाती हैं। दूसरी परेशानी यह है कि बैंक और पुलिस के बीच समन्वय और शिकायत निवारण प्रक्रियाएं इतनी जटिल हैं कि बैंक कागजात, जांच और नियमों के कारण तुरंत राशि लौटाने में संकोच करते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, पर साइबर ट्रेल पकड़ना और ट्रांजैक्शन के वेब सर्वर और वर्चुअल नंबरों का पता लगाना कठिन होता है। नतीजा यह होता है कि बहुत से मामलों में औपचारिक शिकायतों के बावजूद पीड़ित को तत्काल राहत नहीं मिलती और अपराधी बाहर फिर से वही काम करते रहते हैं। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े चिंताजनक हैं। कुल मिलाकर साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ी हैं और बैंकिंग जालसाजी, निवेश फ्रॉड और ओटीपी आधारित ठगी लगातार रिपोर्ट हो रही है।
इन आंकड़ों का मतलब केवल संख्या ही नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि सिस्टम में सुरक्षा और नागरिकों की डिजिटल साक्षरता दोनों की कमी है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में तो शिकायतें पहुंचती हैं, किंतु ग्रामीण और अर्ध शहरों में बड़ी संख्या में लोग शिकार होने के बाद भी रिपोर्ट नहीं करते। इसलिए वास्तविक संख्या इससे कहीं बड़ी हो सकती है। पीड़ितों की कहानियां अक्सर हृदय विदारक होती हैं। एक मध्यम वर्गीय महिला जिनकी छोटी सी बचत किसी आपातकाल के लिए थी, एक फ़ोन कॉल के बाद उन्हीं की पेंशन और बचत से भुगतान कर दी गई। एक छोटे व्यापारी ने अपने सपोर्टिंग शॉप के लिए उधार लिया हुआ कर्ज चुकाने के लिए रखा पैसा उसी सुबह ट्रांसफ़र पाकर खो दिया। एक बुजुर्ग ने अपने पोते के फ़ोन पर आए संदेश देखकर OTP दे दी और इसका बैंक अकाउंट खाली हो गया। इन कहानियों में एक समान चीज़ है। शख्स ने तुरंत फैसला किया, मदद की आवाज़ सुनी और विश्वास के चलते OTP साझा कर दिया। अपराधियों के पास यही एक चाल है, निर्णय समय को कम कर देगा ताकि शख्स सोचने और जांच करने का समय ना पाए। ये घटनाएं न केवल व्यक्तिगत नुकसान दिखाती हैं, बल्कि हमारे सामाजिक आर्थिक सुरक्षा नेट में छेद खोलती हैं। तो आखिर हमें करना क्या चाहिए? व्यक्तिगत सतर्कता सबसे पहला और फौरन अपनाने योग्य कदम है। किसी भी अनजान कॉल पर OTP साझा न करें। बैंक या कोई आधिकारिक संस्था कभी भी फ़ोन पर OTP या पासवर्ड नहीं मांगती। अगर कोई मांगता है तो कॉल काटकर स्वयं बैंक का आधिकारिक नंबर, वेबसाइट या बैंक स्टेटमेंट से मिलाकर कॉल करें। अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आने वाले लिंक कभी ना खोलें और किसी भी संदिग्ध संदेश पर दिए गए लिंक से लॉगिन ना करें। फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब और स्पैम फिल्टर ऑन रखें। संदिग्ध नंबर ब्लॉक करें और अपने बैंक और भुगतान ऐप में ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन सक्रिय रखें। यदि आप बुजुर्ग या कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो भरोसेमंद घर वालों से वेरीफाई करना। बच्चों और बूढ़ों को इस बारे में बार बार समझाएं कि OTP साझा करना किसी परिस्थिति में भी सही नहीं होगा। अगर नुकसान हो भी जाए तो तुरंत कुछ कदम जरूरी है। अपना बैंक तुरंत सूचित करें और खाते को फ्रीज करने के लिए कहें। संबंधित भुगतान ऐप को डीएक्टिवेट करवाएं। अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में FIR दर्ज कराएं और साथ ही राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें। बैंक को जल्द से जल्द चिट्ठी लिखकर स्थिति स्पष्ट करें और रिकवरी की अनुरोध प्रक्रिया चालू करवाएं। समय पर जानकारी देने से बैंक और पुलिस ट्रांजैक्शन को रोकने और ट्रेस करने में मदद कर सकते हैं, इसलिए देरी महंगी पड़ सकती है। साथ ही पीड़ितों को मानसिक सहायता और कानूनी सलाह लेने से हतोत्साहित न करें। कई बार पुनर्प्राप्ति के लिए कानूनी मार्ग भी असरदार सिद्ध होते हैं। व्यवस्थित स्तर पर बदलाव भी जरूरी है। टेलीकॉम कंपनियों को कॉल स्पूफिंग और स्पैम कॉल रोकने में सख्ती से काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रचार होता है बल्कि स्पैम की संख्या और बढ़ जाती है। कॉलर ID की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड अपनाने होंगे और वर्चुअल नंबरों के पंजीकरण में पारदर्शिता आवश्यक है। बैंक और पेमेंट सेवा दाताओं को अपने संदेश ढांचा बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी संवेदनशील सूचना के लिए सिर्फ OTP पर निर्भर न रहकर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक और ऐप आधारित पुष्टिकरण का जोड़ देना चाहिए। साथ ही बैंकों और टेलीकॉम दोनों द्वारा न केवल नोटिस जारी किए जाए बल्कि नियमित और सरल भाषा में रेडियो, लोकल न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के जरिए बार बार जागरूकता अभियान चलाया जाए। केवल बड़े शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों, बूथ, पंचायत स्तर पर भी डिजिटल सुरक्षा के सरल ज्ञान बांटने की जरूरत होगी, जिससे कि हर नागरिक पहचान सके कि OTP साझा करना जोखिम है। और ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि OTP के अलावा बैंकिंग सिस्टम के लिए कुछ और नया तरीका भी ये बैंक खोज ले, क्योंकि अब OTP फेसबुक से लेकर डिलीवरी बॉय तक, सर्विस पर आए हुए प्लम्बर तक हर कोई मांगता है। कानूनी और नियामकी फ्रेमवर्क को भी मजबूत करने की जरूरत है। साइबर क्राइम्स की जांच को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना होगा। बैंक और टेलीकॉम के साथ तेज तर्रार समन्वय कराना होगा और अपराधियों को ट्रेस कर पाना होगा। साथ ही बैंकिंग नियमों में पीड़ितों की तात्कालिक सुरक्षा के लिए आसान और तेज शिकायत निवारण तंत्र लागू किया जाना चाहिए, ताकि नुकसान झेल रहे व्यक्ति को शीघ्र मदद मिल सके। न्यायालयों और विधिक संस्थाओं को भी डिजिटल विधायिका में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि मामलों में तेजी लाई जा सके और पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया सरल हो। इससे समाज को भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जब भी किसी परिचित को ऐसा कॉल आता है तो उसे तुरंत चेतावनी दें। मीडिया संस्थाएं सनसनी पैदा करने की बजाय शिक्षित करें।
सादे ठोस सुझाव दे जिन्हें आम आदमी अपनाए। स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल साक्षरता को अनिवार्य विषय बनाना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी जानकर और समझकर डिजिटल खतरे से निपट सके। स्थानीय बैंक ब्रांचों और पोस्ट ऑफिसों में कार्यशालाएं आयोजित कराकर वरिष्ठ नागरिकों को समझाया जा सकता है। धार्मिक और सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और पंचायतों का उपयोग जागरूकता के लिए किया जा सकता है। हर वह मंच जो समुदाय को जोड़ता है वह सुरक्षा का माध्यम बन सकता है। ओटीपी आधारित फ्रॉड का मुकाबला संभव है यदि हम व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ढंग से सतर्क रहें। यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, ये मानव व्यवहार, नियमों की कमी और संस्थागत जवाबदेही की समस्या भी है। जब तक हम सावधानी, शिक्षा और कठोर नियमों का एक साथ नहीं लाएंगे, तब तक अपराधी नए रूप लेकर उजाले में आ सकेंगे। इसलिए हर नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह ओटीपी किसी के साथ साझा नहीं करेगा, किसी भी कॉल पर तुरंत विश्वास नहीं करेगा और किसी भी संदिग्ध लेन देन के मामले में आधिकारिक चैनल से पुष्टि करेगा। जब व्यक्तिगत सतर्कता, बैंक की पारदर्शिता, टेलीकॉम की जवाबदेही और सरकार की सक्रिय नीतियाँ एक साथ काम करेंगी, तभी यह नया रूप लेते हुए साइबर फ्रॉड हमारी रोजमर्रा की खबरों का हिस्सा बनना बंद करेगा। इस लड़ाई में थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी शंका और थोड़ी सी जांच परख ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। ओटीपी आपका निजी कोड है। इसे शब्दों में बांटकर आप न केवल अपना पैसा बल्कि अपने आत्मसम्मान और परिवार की राहत भी खो सकते हैं। इसलिए अगली बार फोन पर कोई आपके ओटीपी की मांग करे, एक पल रुकें, सोचें और सिर्फ भरोसे की नहीं, ठोस जांच की बात करने के बाद इसका निर्णय करें। जय हिंद, जय भारत।